सो हे गाइस, ले द गॉड सीरीज के एक और न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि माइक जब स्कूल में जा चुका था अपनी पूरी टीम के साथ में, तो वहाँ पर वो लोग स्पेशल गन्स का यूज करते हुए सबसे पहले लोगों की बॉडी से स्नेक डीमंस को बाहर निकाल रहे थे, जिसके बाद फिर वो स्नेक डीमंस को बहुत ही आसानी के साथ में मार भी दिया करते थे। और साथ ही साथ माइक को जो बात पता चली होती है वो एकदम ही शॉकिंग थी, क्योंकि उसका जो दोस्त होता है ली यीफेई वही होता है एक्चुअली में नंदा स्नेक डीमन, जिसको फाइनली माइक ने अपने साथियों के साथ में पकड़ ही लिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है माइक को असाइलम ऑफ द गॉड के एक जेल के अंदर। ये कोई आम जेल नहीं होती, बल्कि देखने में एकदम स्पिरिचुअल प्रिजन के जैसे लग रही थी, जहाँ पर माइक के सामने मौजूद होती है केस के अंदर नंदा स्नेक डीमन, जो कि एक्चुअली में होती है एक लड़की जिसके पास में स्नेक डीमंस की सभी के सभी पावर्स थी। वो किसी को भी पजेस भी कर सकती थी, लेकिन इस असाइलम के अंदर उसकी कोई भी पावर चलेगी ही नहीं। इसी वजह से फिर तभी माइक उससे कहने लगता है कि जल्दी से बोलो, जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ तुम जल्दी से वो सब कुछ बता दो। जिसके बाद फिर हमें उस लड़के का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके ऊपर जब सबसे पहली बार स्नेक डीमन हावी हुए थे, क्योंकि वो इंसानी शरीर में रह के इसी के अंदर ही छुपा रहना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जहाँ पर केवल गेम्स को खेलकर पर डे का 1 से 2 हजार कमाया जा सकता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आपको जाना होगा इस रॉकेट वाले गेम के अंदर। इसका फंडा एकदम सिंपल है, ये रॉकेट जितना ज्यादा ऊपर जाएगा हमें उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। और आप लोग ये साइड में देख भी सकते हो कि कितने सारे लोगों ने अपने कितने सारे कॉइन्स भी लगा के रखे हैं। फर्स्ट ट्राई में तो कैश हो गया, लेकिन अगली बार लगा के देखते हैं। साथ ही साथ इस गेम के अंदर एक से बढ़कर एक इवेंट भी चलते रहते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं अपने पूरे 1000 कॉइन। ये प्लेन भी ऊपर जाते जा रहा है और हमारा प्रॉफिट भी कमाते जा रहा है। और ये जैसे ही डबल पे पहुंचा मैंने तुरंत ही इसको एग्जिट भी कर लिया, जिससे कि आप लोग देख ही सकते हो कि मुझे इजिली 1000 का प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ से विड्रॉ करना भी बहुत ही आसान है, जिसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा डिपॉजिट करना होगा, तभी तो जाके आप प्रॉफिट भी कमा पाओगे। इसलिए अगर डेली का 1 से 2 हजार कमाना चाहते हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। स्टार्टिंग में तो इनके कोई भी इविल इंटेंशंस थे ही नहीं, वो केवल और केवल रहना चाहते थे और छुपना चाहते थे। लेकिन फिर एक बार उनके पास में एक बंदा आता है जो कि उनसे कहता है कि तुम लोगों को ढूंढना होगा एक डिवाइन एजेंट को, और वो उसको चाहकर भी मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उसके साथ में फाइट कर ही नहीं पाते। जिसकी बात को सुनते ही माइक तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि होना चाहिए चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का ही बंदा। जिसके बाद फिर हमें ली यीफेई का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब उन सभी के सभी लोगों ने माइक को देख लिया था एक नया डिवाइन एजेंट बनते हुए। तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ गई थी, जिससे कि नंदा स्नेक डीमन क्लेन के सभी लोगों को पता चल चुका था माइक की सच्चाई के बारे में। इसी वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि वो माइक को स्कूल में ही पकड़ेंगे, लेकिन किसी भी स्नेक डीमन को इस बात की भनक तक नहीं थी। माइक की आंखों के अंदर ऐसी पावर्स आ गई होंगी कि वो खुद से ही जांच पाएगा कि कौन रियल इंसान है और कौन नंदा स्नेक डीमन। इसी वजह से स्नेक डीमन क्लेन के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई थी। तभी फिर सभी के सभी डीमंस ने ये डिसाइड किया कि उन्हें सबसे पहले मारना होगा माइक को। माइक कहने लगता है कि हाँ, तुम लोगों ने प्लान तो काफी अच्छा बनाया था, बस तुम लोग इसमें सफल ना हो सके। इसी वजह से फिर तुम लोगों ने अपनी असलियत को छुपाने के लिए ये घिनौना खेल खेला, जहाँ पर अब हम एक्चुअल में देख पाते हैं नंदा स्नेक डीमन की स्पिरिट को, जो कि ये कहने लगती है कि हाँ, मेरी चाल तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अगर ली यीफेई ने हाथ को ना गवाया होता तो तुम तो ना जाने कब के मर चुके होते। क्योंकि ये जो ली यीफेई है वो बाकी के लोगों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि भले ही इसकी बॉडी के ऊपर स्नेक डीमन का ही कब्जा क्यों ना हो, लेकिन इसकी जो खुद की ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो भी अभी भी मेंटेन है। इसी वजह से फिर उसकी बॉडी पर जाके कब्जा करना पड़ा नंदा स्नेक डीमन को खुद से ही। लेकिन उसे भी ये पता लग गया होता है कि वो जब कभी भी ली यीफेई की बॉडी के ऊपर हावी होती है तो उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी सो जाती है, यानी कि वो एक बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन नंदा स्नेक डीमन ने इस बात के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा था कि ली यीफेई की बॉडी माइक पर होने वाले हमले की वजह से अचानक से ही जाग जाएगी। तभी तो ली यीफेई ने माइक को बचाने के लिए अपने हाथ को गवा दिया था। भले ही उसकी मेमोरी से सारी की सारी चीजें मिटा दी जाती थी, लेकिन फिर भी ली यीफेई को वापस से वो चीजें याद आ जाती हैं। जब सबसे पहली बार माइक के ऊपर हमला हुआ था तब भी वो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता था, बस उसको केवल ऐसा करना पड़ा था नंदा स्नेक डीमन की ही वजह से। इसलिए नंदा स्नेक डीमन खुद से उसकी तारीफ करने लगती है कि ली यीफेई जैसा अच्छा इंसान उसने आज तक नहीं देखा। जिसके बाद अब उसी प्रिजन के अंदर आ जाती है ली यीफेई की स्पिरिट, जिसके पास में चलते हुए अब पहुंच जाता है माइक। लेकिन अपनी गलती की वजह से उसने जो किया है उसकी वजह से ली यीफेई रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिसके बाद में माइक तभी चेक करने लगता है कि आखिर अभी भी इस बंदे की बॉडी कितनी प्योर है। तभी ली यीफेई माइक से कहने लगता है कि दोस्त, मेरे पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ फेक है, ना तो मैं रियल हूँ, ना मेरी फैमिली रियल है, ना ही मेरा एग्जिस्टेंस रियल है। इनमें से कोई भी चीज सच नहीं है, क्योंकि मैं तो कोई इंसान हूँ ही नहीं। तो माइक उससे कहने लगता है कि हाँ, तुमसे जुड़ी हुई चीजें फेक हो सकती हैं, वो एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन मेरे लिए
ये चीज मायने रखती है कि तुम ठीक हो, तुम मेरे सामने हो और तुम एग्जिस्ट करते हो क्योंकि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी भी जान खतरे में डाल दी थी। जिससे कि ली यीफेई कहने लगता है कि दोस्त मैं केवल तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि एक बार मेरी गलती की वजह से तुम हर्ट हो गए थे। माइक कहता है कि शुक्रिया ली यीफेई मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन देखो अभी भी तुम्हारे पास में मौका है अपनी एक बेटर चॉइस को बनाने का। तो ली यीफेई कहता है कि मैं चाहे कुछ भी चीज को चूज क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं अब कभी भी अपनी दुनिया में वापस तो जा ही नहीं पाऊंगा। फिर आकर मेरा कुछ भी करने का मतलब क्या ही रहता है। माइक कहने लगता है कि हाँ ये तो मैं भी नहीं जानता कि तुम वापस जा भी पाओगे या फिर नहीं, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम यहाँ पर जितना चाहे उतना रह सकते हो, तुम जब चाहो तब मुझसे मिल सकते हो, मैं हर पल तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगा। लेकिन अभी भी ली यीफेई को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था अपने खुद के कर्मों की वजह से। इसके दुख को देखते हुए अब माइक तभी यहाँ से जाने लगता है। तो ली यीफेई से कहता है कि दोस्त मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह पे तुम होते, जो कुछ भी मैंने किया वो तुमने किया होता, तो फिर आकर तुम क्या करते। माइक उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं क्या करता। जिस बारे में सोच सोच कर ही ली यीफेई की तो हालत खराब हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इसको देखते हुए माइक कहने लगता है कि आज पहली बार मैंने देखा है ली यीफेई को इतना ज्यादा रोते हुए। इसके आंसू जब नीचे गिरने लगते हैं तो फिर तभी यहाँ पर एक अलग सी पावर निकलती है, जिसकी वजह से माइक के सामने एक कागज और एक कलम आ जाती है। सारी की सारी चीजें लिखी गई होती है ली यीफेई के बारे में, और अब उसके भविष्य को लिखेगा माइक। उसकी किस्मत को अब एक नए तरीके से चमकाना चाहता था, जहाँ पर अब हमें ली यीफेई के काफी सारे फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि वह पहले एक इंसान ही हुआ करता था और अभी भी है। माइक कहने लगता है कि हाँ भले ही तुम्हारी बॉडी के अंदर अब रहता हो नंदा स्नेक डीमन, लेकिन अभी भी तुम्हारी यादों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें एक इंसान बनाती है। तुमने जो समय अपने जीवन में बिताया है वो बहुत ही अमूल्य है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो कि ये है कि अब तुम्हें इस भटकी हुई दुनिया में अपने अस्तित्व को ढूंढना होगा। इसी वजह से उसने अपने पेन को भेज दिया होता है ली यीफेई के पास में, ताकि वो अपने भविष्य को खुद से ही लिख सके। जिस पेन को लेकर वो कई सारी चीजों को लिखने लगता है जो कि अब उसकी जिंदगी के साथ में रहेंगी। ली यीफेई को भी देखते हैं कि उसके अंदर भी काफी सारी पावर्स अवेकन होते जा रही थी, जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में गार्डन के अंदर दिखाया जाता है मून गॉडेस को, जो कि यहाँ पर बैठकर रेस्ट कर रही थी, और तभी उनको अपने सामने नजर आ जाता है माइक, जिसको देखकर वो काफी खुश होती हैं और कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ बेटा जो कि तुम आ गए। माइक कहने लगता है कि माँ मैं तो आया हूँ, लेकिन अपने साथ में किसी और को भी लेकर आया हूँ, जो कि एक्चुअली में होता है ली यीफेई, लेकिन अभी मदर गॉडेस उसको पहचान नहीं रही थी। ली यीफेई खुद भी कंफ्यूजन में होता है कि आखिर वो अपने आप को यहाँ पर किस नाम से इंट्रोड्यूस करे। मदर गॉडेस काफी देर तक उसको देखती रहती हैं और वो ये सोचती हैं कि आखिर उनका इसके साथ में रिश्ता क्या होगा। थोड़ा सोचती हैं और फिर तुरंत ही अपने व्हील चेयर से उठ के भागते हुए जाती हैं और ली यीफेई को गले लगा लेती हैं। वो उसका नाम देती हैं संजी, कि अच्छा हुआ बेटे तुम जो कि आ गए, तुम्हारी दादी कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसके बाद में ली यीफेई माइक से पूछने लगता है, लेकिन वो कहता है कि संभालो जैसा भी जो होगा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस पूरे के पूरे असाइलम को भी संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। तभी मदर गॉडेस ये कहने लगते हैं कि बेटे क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, जब बचपन में तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें हमेशा ही अपने गले से लगाकर रखते थे। और अपने कैरेक्टर में घुलते हुए ली यीफेई भी तुरंत उनको गले लगा लेता है कि हाँ ग्रैंडमा मैंने आपको पहचान लिया, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ जैसा कि बचपन में करता था। मदर गॉडेस कहने लगते हैं कि अब तो बेटे तुम काफी बड़े हो गए हो और थोड़े से हेल्दी भी लगने लगे हो। तो ली यीफेई कहने लगता है कि हाँ ये मेरे फादर की मेहरबानी है, वो मुझे अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, इसी वजह से मैं ऐसा हूँ। मदर गॉडेस कहने लगते हैं कि देखो अब तुम आ तो गए हो, अब कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि यही तुम्हारा मेरा तुम्हारे पिताजी हम सभी का यही घर है। यीफेई कहने लगता है कि ठीक है ग्रैंडमा मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मदर गॉडेस ने जैसे ही उसको गले लगाया होता है तभी हम देख पाते हैं माइक का जो पावर लेवल है अब वो थोड़ा सा और अप हो गया था, क्योंकि ये एक्चुअली में पहुंच चुका होता है 23% पर। फिर तभी हमें डॉक्टर का भी सीन दिखाया जाता है जिसने माइक को सारी की सारी चीजें ही बता दी थी। और अब हम देखते हैं कि अब इस कहानी में एक और नया मोड़ भी आने वाला था, क्योंकि फिर हम अगले ही सीन में माइक को टीम कैप्टन के साथ में देख पाते हैं और वो उनसे ये कह रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है नंदा स्नेक डीमन क्लेन के जितने भी लोग हमें दिखाई दिए थे वो सारी की सारी चीजें हुई हैं केवल और केवल चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड की वजह से। इस मोमेंट पर तभी वहां पर मिस्टर मो भी आ जाता है और वो ये कहने लगता है हाँ टीम लीडर मैंने सभी के सभी स्टूडेंट को शांत करा दिया और उनकी मेमोरीज को भी मिटा दिया, और साथ ही साथ कैंपस के अंदर जो कुछ भी फैला हुआ था हमने वो सब कुछ साफ भी कर दिया। लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो नंदा स्नेक डीमन है उसकी बॉडी से उसका सर ही गायब हो गया, जैसे कि उसे कोई काट कर ले गया हो। इसके बाद फिर अगले ही सीन में उन ग्रैंड माँ को देख पाते हैं जिनकी देखभाल करती है होंगे। उनको एक छोटा सा लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कि आपके घर का सारा किराया ऑलरेडी चुका दिया गया है, अब वो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रह सकती हैं और उनका जो लर्निंग का पैशन है वो उसको भी हमेशा फॉलो कर सकती हैं। ग्रैंड माँ को ये पता लग पाता है कि जिसने भी ये किया है उसने तो पूरा का पूरा घर ही खरीद कर इन्हीं के नाम पर कर दिया। इस मोमेंट पर तभी एक छोटा सा लड़का चिल्लाते हुए आ जाता है ग्रैंड माँ के पास में, जो कि ये कह रहा था कि जिसने भी ये पैसा चुकाया है उसने तो ग्रैंड माँ के नाम पर उसका कंप्यूटर भी कर दिया। इसी वजह से अब उसको
चलाने के लिए हमेशा एक ग्रैंड माँ की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में एक ट्रॉली को सरकाते हुए किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में होता है स्मार्टेस्ट कैरेक्टर यानी कि डॉक्टर। और मैं इसको एक नाम देना चाहता हूँ जो कि होगा डेव। हम ये देख पाते हैं कि डेव एक बहुत ही अजीब सी जगह पे जा रहा था अपने साथ में कुछ लेकर। वो ये जगह एक्चुअल में इतनी ज्यादा अजीब होती है कि वो केवल डेव के आने से ही ओपन होती है। पहुंच जाता है दरवाजे पर जहाँ पर केवल उसके फिंगर से ही खुल सकता था दरवाजा। हम देख पाते हैं कि ये जगह तो पूरी की पूरी लेबोरेटरी बनी हुई थी जहाँ पर एक से बढ़कर एक डीमंस के फॉसिल्स उनके बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। यानी कि ये जो डॉक्टर डेव है वो हमेशा ही रिसर्च करते रहता है इंसानों और डीमंस के ऊपर। इसके बाद फिर हम देख पाते हैं कि वो अपने साथ में जिस सामान को लाया हुआ था उस बैग के अंदर एक्चुअल में होता है नंदा स्नेक डीमन की डेड बॉडी का हेड, क्योंकि वो काफी समय से नंदा स्नेक डीमन के हेड के ऊपर अपनी रिसर्च को करना चाहता था। सबसे पहले उसको रखता है, ग्लव्स को लगाता है और अपने इक्विपमेंट्स को भी उठा लेता है। इसके तुरंत ही बाद अब डेव ने उस हेड को चीरना शुरू कर दिया था। इसके बाद क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।